गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी राजस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें हमने 3 टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की ये चौथी क्लास है। इसमें हम राजस्थान के जनजातीय आंदोलन को डिस्कस करेंगे। पिछले टेस्ट में हमने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन देखे थे। ठीक है, इसमें कुल मिला के 10 प्रश्न होंगे और 10 के 10 प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ भील कोर यानी कि एमबीसी की स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन 1841 में, बी 1883 में, सी ऑप्शन 1913 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1922 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1841 ईस्वी में। देखिए, एमबीसी की थोड़ी हम बात कर लेते हैं। एमबीसी मतलब होता है मेवाड़ भील कोर। इस मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना है वो हुई थी 1841 में। ठीक है, और इसका जो प्रमुख बनाया गया था, मेवाड़ भील कोर एमबीसी का जो प्रमुख बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था दोला काका को। नाम ही है भाई ये दोला काका। ठीक है, इसको इसका प्रमुख बनाया गया था। और अगर आपको बता दें कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना क्यों की गई थी, तो मुख्य रूप से जो अंग्रेज थे, है ना, वो जो भीलों की शक्ति है उसका उपयोग करना चाहते थे और उस शक्ति का उपयोग करने के लिए उन्होंने मेवाड़ भील कोर यानी कि एमबीसी की स्थापना की थी। अगला ऑप्शन है 1883। 1883 में हुई थी संप सभा की स्थापना। संप सभा की स्थापना आपसे पूछा जाए कि संप सभा की स्थापना कब हुई थी, तो हम बताएंगे 1883 में। संप सभा की स्थापना किसने की थी, यानी कि संप सभा के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक में नाम आता है गोविंद गिरी का, जिसे हम कहते हैं गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी। आपसे पूछा जाए कि संप सभा जो गठित की गई थी, इस संप सभा के गठन का उद्देश्य क्या था, क्यों गठित की गई थी? तो आपको पता होगा कि संप सभा की जो स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था वो था भीलों को संगठित करना। भीलों को संगठित करने के लिए, संगठित करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा ऑप्शन है 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में आपको ध्यान होगा मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। कौन सा हत्याकांड हुआ था 1913 में? डेट मैं पूरी लिख देता हूँ, 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 की घटना आपको याद होगी, मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मानगढ़ हत्याकांड हुआ कब? 17 नवंबर 1913 को। दूसरी बात कि ये मानगढ़ पड़ता कहाँ है? ये मानगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा जिले में। बताइए कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। मानगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संप सभा जो अभी हमने 1883 ईस्वी में पढ़ी है, इस संप सभा का क्या चल रहा था? यहाँ पर एक तरीके से संप सभा का सम्मेलन चल रहा था। 17 नवंबर 1913 को अगर हम बात करें तो यहाँ पर संप सभा का सम्मेलन चल रहा था। अब चूँकि आपको पता है कि संप सभा का जो गठन है वो भीलों को इकट्ठित करने के लिए किया गया था, भीलों को एकत्रित करने के लिए, भीलों को एक जगह संगठित करने के लिए इसका गठन किया गया था। अतः मानगढ़ में इनकी एक मीटिंग रखी और इस सम्मेलन में बहुत सारे जो भील हैं वो भील क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। ठीक है, इस मानगढ़ में संप सभा का सम्मेलन चल रहा था और इसी सम्मेलन के ऊपर क्या कर दिया गया? बताइए, अटैक कर दिया गया।
यहाँ पर मुख्य रूप से 3 बटालियन आपको ध्यान रखनी है, या 4 भी याद रख सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एमबीसी। एमबीसी की यहाँ पर 2 टुकड़ियाँ थी, अटैक जो कर रही थी, इस पर जो आक्रमण कर रही थी भीलों के ऊपर, है ना। भीलों की जो सभा थी उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई थी मानगढ़ में, और इसे हम कहते हैं मानगढ़ हत्याकांड, जिसमें एक तो एमबीसी की 2 टुकड़ियाँ थी, इसके अलावा वेलेजली राइफल थी, वेलेजली राइफल। इस वेलेजली राइफल की कितनी टुकड़ियाँ थी? 1 टुकड़ी थी, यानी कि पूरा नाम कहें तो 104 वेलेजली राइफल। इसके अलावा एक राजपूत बटालियन थी, राजपूत बटालियन, राजपूत बटालियन, राजपूत बटालियन की 1 टुकड़ी थी, है ना। ये सैनिक टुकड़ियाँ थी जिन्होंने इन पे आक्रमण किया था भीलों के ऊपर। और एक थी जाट रेजिमेंट, यानी कि 7वीं जाट बटालियन, इसकी भी 1 सैनिक टुकड़ी थी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कितनी सैनिक टुकड़ियाँ हो गई? 2, 3, 4, 5। 5 सैनिक टुकड़ियों ने क्या किया था? 5 सैनिक टुकड़ियों ने आक्रमण किया था, फायरिंग करी थी। और इस फायरिंग के दौरान लगभग माना जाता है कि 1500 भील क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। 1500 भील शहीद हो गए थे। ये जो घटना थी मुख्य रूप से जलियांवाला हत्याकांड के सिमिलर थी। जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी प्रकार से ये वाली घटना थी। इसलिए मानगढ़ हत्याकांड को ध्यान रखना, मानगढ़ हत्याकांड को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है। देखिए, हमने जब किसान आंदोलन पढ़े थे तो वहाँ पर एक पढ़ा था नीमूचना हत्याकांड। नीमूचना हत्याकांड था, वो भी लगभग जलियांवाला बाग हत्याकांड के सिमिलर ही था। लेकिन ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ पर? अमृतसर में, है ना, बैसाखी के दिन। ये हुआ है राजस्थान में मानगढ़ हत्याकांड। इसलिए मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के समान मैंने कहा नीमूचना में भी हुआ था, और नीमूचना में जो फायरिंग करवाई थी वो छज्जू सिंह के द्वारा कराई गई थी। इसलिए छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है ना। इन दोनों को अलग अलग रखना है आपको, है ना, कभी मिक्स कर दे। ध्यान रखना, छज्जू सिंह का संबंध नीमूचना आंदोलन से है ना, नीमूचना हत्याकांड से है। तो उसे तो उस टाइम कहा जाएगा क्या? राजस्थान का जनरल डायर कहा जाएगा छज्जू सिंह को। लेकिन राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाएगा? मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाएगा। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। देखिए 1922 भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1922 में अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो एक हुआ था नीमड़ा हत्याकांड। इसकी मैं थोड़ी सी यहाँ डेट लिख देता हूँ। देखिए 6 मार्च 1922, 6 मार्च 1922 को हुआ था कौन सा हत्याकांड? नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड। ठीक है। वर्तमान में अगर नीमड़ा की बात करें तो देखो ये चीज़ें आपको अलग अलग रहनी चाहिए, क्लियर। नीमड़ा की अगर बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। लेकिन उस समय अगर हम बात करें तत्कालीन समय, तत्कालीन समय कौन सी रियासत में आता था ये? तो तत्कालीन समय यह है मेवाड़ रियासत का भाग था, मेवाड़ रियासत में आता था। ठीक है। तो नीमड़ा हत्याकांड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि नीमड़ा हत्याकांड 6 मार्च 1922 को हुआ था। और नीमड़ा कहाँ पड़ता है?
वर्तमान में तो पड़ता है ये लगभग विजयपुर में, विजयपुर पड़ता है गुजरात में, है ना, लेकिन उस समय कहाँ पर आता था, ये मेवाड़ में। तो जब भी हमसे नीमड़ हत्याकांड पूछा जाता है तो इसकी हमेशा डेट ही पूछी जाती है ना। तो यहाँ पे भी लगभग एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम है MBC मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर ने यहाँ पर अटैक किया था और इसमें भी लगभग 1200 भील जो है वो शहीद हुए थे। कितने लोग शहीद हुए थे? 1200 भील शहीद हुए थे। ठीक है, अटैक किसने किया था? MBC के द्वारा ही अटैक किया गया था, यहाँ पर आक्रमण किया गया था। तो इस प्रकार से आपके जो पहला प्रश्न है इसका 360 डिग्री एंगल से जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। चारों ऑप्शंस आपको अलग अलग क्लियर रहने चाहिए। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में, इसके जो प्रमुख है वो दौला राम काका को बनाया गया था। 1883 में संत सभा की स्थापना, संस्थापक गुरु गोविंद गिरी, और इसका जो उद्देश्य था संत सभा का वो था भीलों को संगठित करना। इसी संत सभा का एक आयोजन हो रहा था मानगढ़ में, यानी कि यहाँ पर एक सम्मेलन था मानगढ़ में। 17 नवंबर 1913 की घटना है। मानगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में, और इस सम्मेलन में जो 5 सैनिक टुकड़ियाँ थी इन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। ये आक्रमण इतना भीषण था कि इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के सिमिलर माना गया। अतः राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड को, ध्यान रखिए। इसमें 104 वेलगिरी राइफल की एक टुकड़ी, MBC की 2 टुकड़ी यानी कि मेवाड़ भील कोर, राजपूत बटालियन एक थी और एक 7वीं जाट बटालियन थी। ठीक है, इनके द्वारा आक्रमण किया गया था और लगभग यहाँ पर 1500 भील शहीद हो गए थे, है ना। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह को क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया था, और अरेस्ट करके अहमदाबाद जेल में डाल दिया था। इस बात को भी ध्यान रखें, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। हालांकि जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ। इस हत्याकांड के बाद किसको अरेस्ट कर लिया गया था? गुरु गोविंद गिरी को, गुरु गोविंद गिरी को अरेस्ट कर लिया गया था, यानी कि बंदी बना लिया गया था। बंदी बनाकर कौन से जेल में? इस जेल का नाम भी आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया था। अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया था। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानगढ़ हत्याकांड के बाद में गोविंद गिरी को अरेस्ट करके कौन सी जेल में डाल दिया गया था? तो गिरफ्तार करके इनको अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो इतनी सी प्रश्न की बातें हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। भीलों में जागृति हेतु डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताइए, भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे, या भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ए ऑप्शन संत मावजी, बी गुरु गोविंद सिंह, सी पूंजाधीर जी, और डी मोतीलाल तेजावत। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरु गोविंद सिंह। आंसर क्या होगा बताइए? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था बांसिया गांव डूंगरपुर में। बांसिया गांव डूंगरपुर में। तो एक तो बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, इनका जो जन्म हुआ था बांसिया गांव डूंगरपुर में। और किस परिवार में हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो बंजारा परिवार में हुआ था। बंजारा परिवार में हुआ था। रीट में पूछ लिया गया प्रश्न है ये, है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में हुआ था। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत वो ओसवाल परिवार में थे, है ना, मतलब बनिया थे वो। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि ये जो गुरु गोविंद सिंह थे इनके द्वारा संत सभा की स्थापना की गई थी। देखो, गुरु गोविंद सिंह का जब भी नाम आए ना तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह के नाम से आपको 3 चीज़ें ध्यान रखना है।
क्योंकि जब भी गुरु होता है तो गुरु का किया जाता है मान सम्मान। बताइए क्या किया जाता है? मान किया जाता है और सम्मान किया जाता है। और अगर गुरु होगा तो क्या भी होगा? बताइए, भगत भी होगा। गुरु होगा तो उसका चेला भी होगा, यानी कि भगत भी होगा। अब समझिए इनसे 3 बातें कैसे याद करेंगे। मान से तो आपको ध्यान रखना है मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड की हमने बात अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट की है ऊपर वाले प्रश्न में। पूरी कंप्लीट हिस्ट्री मानगढ़ हत्याकांड की कि 13 नवंबर 1913 को हुआ, बांसवाड़ा में हुआ, और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है। मानगढ़ हत्याकांड इनसे क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। अभी दूसरे वाले से आ रहे सम्मान, मान सम्मान। मान से तो मानगढ़ हत्याकांड और सम्मान से संप सभा की स्थापना। संप सभा की स्थापना, ठीक है। संप सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और तीसरा है भगत। भगत से आपको याद रखना है भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बताइए, भगत आंदोलन। तो तीनों चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह के, गुरु से तो कौन बन जाएगा? गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह या गुरु गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी, ठीक है। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा मानगढ़ हत्याकांड, यानी कि इनके द्वारा तो नहीं किया गया लेकिन इनके समय में किया गया, क्योंकि इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। बताइए संप सभा की स्थापना कब की थी? ऊपर वाले प्रश्न में मैंने डिस्कस कर लिया था, 1883 में की गई थी। संप सभा की स्थापना 1883 में की गई थी। और मानगढ़ हत्याकांड बताइए कब हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 में, 1913 में। भगत आंदोलन, भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे या भगत आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया गया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न देखना है। नेक्स्ट प्रश्न से पहले मैं आपसे ये जो आपके ऑप्शन है इनको क्लियर करवा देता हूँ। एक का नाम आता है पूंजा धीर जी। देखिए पूंजा धीर जी जो थे ना, ये गुरु गोविंद के शिष्य थे। पूंजा धीर जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के, गुरु गोविंद गिरी के शिष्य थे। ये प्रमुख शिष्य थे भाई, है ना। जो कि आप मानगढ़ हत्याकांड देखते हैं, मानगढ़ हत्याकांड में जब गुरु गोविंद सिंह को अरेस्ट किया था, साथ में पूंजा धीर जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। इनके साथ में इनको पूंजा धीर जी को भी क्या कर लिया गया था? बंदी बनाया गया था। अगर हम बात करें मोतीलाल तेजावत की, देखिए मोतीलाल तेजावत के बारे में आप यहीं देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? इनका जो जन्म है वो हुआ था कोल्यारी गांव में। कोल्यारी गांव में, ठीक है। कोल्यारी गांव कहाँ पड़ता था? उदयपुर रियासत में पड़ता था। अच्छा, अगर हम बात करें मोतीलाल तेजावत की, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोतीलाल तेजावत की जो गतिविधि है, इनकी जो गतिविधि है, इनकी गतिविधि का प्रमुख केंद्र कौन सा था? प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इनकी गतिविधि का प्रमुख केंद्र था झाड़ोल। झाड़ोल पड़ता है उदयपुर में, है ना। मुख्य रूप से झाड़ोल एक उदयपुर में, अगर मेवाड़ रियासत की बात करें तो मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना होता था, है ना। ये ठिकाना बहुत इंपॉर्टेंट है। झाड़ोल ठिकाने से ये जो भी अपनी गतिविधि थी उनको अंजाम देता था। सबसे पहले गतिविधियाँ यहीं से स्टार्ट करता था, है ना। मुख्य रूप से जो ये मोतीलाल तेजावत है ये कामदार के पद पर काम करता था, है ना। और इनका जो परिवार है, इनका जो जन्म है वो ओसवाल में हुआ था, ध्यान रखना। ओसवाल परिवार में जन्म हुआ था। तो मैं लिख देता हूँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, ओसवाल परिवार में हुआ था। ओसवाल परिवार में जन्म हुआ था।
जबकि गोविंदगिरी का जन्म किस में हुआ था, बंजारा परिवार में हुआ था। ठीक है, ओसवाल का मतलब होता है बनिया ही होते हैं। ठीक है, बनिया था ये मुख्य रूप से। मोतीलाल तेजावत की हम बात करें तो इनके उपनाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखो थोड़ा सा स्पेस में नीचे ले देता हूँ, इनको आप अलग अलग रखेंगे सेपरेट, है ना, कभी इनको मिक्स ना होने दें आप। वैसे मैं अंडरलाइन खींच देता हूँ इसमें एक बार, देखिए ऐसे अंडरलाइन खींच देता हूँ। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोतीलाल तेजावत के उपनाम, मोतीलाल तेजावत के उपनाम। बताइए क्या कहा जाता है इनको। मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा। मसीहा का मतलब होता है भगवान, है ना। आदिवासियों के लिए इन्होंने काफ़ी उत्थान किए और सामाजिक कार्य किए थे, इस वजह से इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इसके अलावा इनको कहा जाता है मावजी, मावजी या बावजी, बावजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बावजी कहा जाता है। और इनको कहा जाता है मोती बाबा के नाम से भी, मोती बाबा के नाम से भी जाना जाता है इनको, मोती बाबा। ठीक है, बहुत खतरनाक आदमी थे मोतीलाल तेजावत, है ना। इनको अरेस्ट करने के लिए मेवाड़ सरकार ने इनकी गिरफ्तारी के ऊपर 500 रुपये का इनाम भी रखा था, है ना। गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था उस समय, 500 रुपये का इनाम रखा था। अगर इनको पकड़वा दिया जाए तो 500 रुपये उसको मिल जाएंगे तुरंत। तो ठीक है, इस प्रकार से हमें सभी ऑप्शन पे चर्चा कर लिए। एक ऑप्शन पहला वाला बच गया, संत मावजी। संत मावजी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है लसोड़िया आंदोलन, लसोड़िया आंदोलन। ठीक है, संत मावजी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, लसोड़िया आंदोलन चलाया था। क्लियर। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन उदयपुर जिले में, बी डूंगरपुर जिले में, सी बांसवाड़ा जिले में और डी बीकानेर में। तो बताइए, इस प्रश्न का आंसर तो बहुत इजी हो गया क्योंकि इसकी चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ हत्याकांड या मानगढ़ धाम, है ना, किस जिले में स्थित है, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। मानगढ़ हत्याकांड बताइए कब हुआ था। यहाँ पर अगर घटना की बात करें, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, तो एक आपको डेट तो विशेष रूप से ध्यान रखनी ही पड़ेगी, है ना। वैसे मैंने बता चुका हूँ आपको अभी 2-4 मिनट पहले, 17 नवंबर, बताइए कब, 1913 को। आप इनको जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको ये ध्यान रहेगा। मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ कहाँ पड़ता है, मानगढ़ की पहाड़ी पड़ती है बांसवाड़ा में, है ना। इस बांसवाड़ा में ये आयोजन हो रहा था सब सभा का, और इसके ऊपर ही मेवाड़ भील कोर, वेलीगिरी राइफल, राजपूत बटालियन और जाट बटालियन के द्वारा अटैक कर दिया गया था। ठीक है, इतना भीष्म था कि इसे क्या कहा गया बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा गया। इसके प्रश्न में इसका आंसर भी दे रखा है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना गया। देखो उसी प्रश्न को रिवाइज किया है वापस से, है ना। ये जो टॉपिक है इससे ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, और ये भी बात क्लियर है कि अगर आपने इस टेस्ट को अच्छा ईमानदारी से के साथ में दिया तो आपके जो जनजातीय आंदोलन है उससे आने वाला एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। केवल 10 प्रश्न ही करने हैं मात्र। देखिए, गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। अब चूंकि गोविंदगिरी ने हम पढ़ चुके हैं कौन सा आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन चलाया था। जब भी गोविंदगिरी की हम बात करते हैं तो 3 चीज़ें याद रहती है हमें, है ना। देखिए, गुरु गोविंदगिरी की जब हम बात करते हैं तो हमें 3 बातें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है मान, एक आपको रखना है सम्मान, एक आपको याद रखना है भगत।
गुरु का क्या किया जाता है? मान। गुरु का क्या किया जाता है? सम्मान। और अगर गुरु होगा तो क्या भी होगा? भगत भी होगा। ठीक है, मान से तो याद करना है मानगढ़ हत्याकांड, और सम्मान से याद करना है संप सभा, और भगत से याद करना है भगत आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको याद करना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक एक आंदोलन की। सबसे पहले हम बात करते हैं लसोड़िया आंदोलन। अब लसोड़िया आंदोलन के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो बताइए लसोड़िया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? लसोड़िया आंदोलन संत मावजी के द्वारा चलाया गया था। संत मावजी द्वारा चलाया गया। क्लियर? दूसरा है एक की आंदोलन। एक की आंदोलन के रूप में विशेष रूप से ध्यान रखें, एक की जो आंदोलन है ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया, द्वारा चलाया गया। अब चूंकि भगत आंदोलन और एक की आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेता हूँ। देखिए, एक की आंदोलन की अगर हम बात करें तो एक की आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? नेतृत्व तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो नेतृत्व किसने किया था? इसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा, मोतीलाल तेजावत हो गए। इसके बाद में हम बात करें कि एक ही आंदोलन का जो गठन है वो क्यों किया गया था, यानी कि एक ही आंदोलन का गठन करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य था वो था भीलों में राजनीतिक एकता को स्थापित करना, एकता स्थापित करना। यानी कि संप सभा की स्थापना में भी हमने देखा था कि उसका उद्देश्य भी यही था कि भीलों को कम से कम इकट्ठा किया जाए, है ना। और एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भी क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि भीलों को राजनीतिक एकता स्थापित करना, भीलों को एक जगह पर संगठित करना। क्लियर? सबसे इम्पोर्टेंट कि एक ही आंदोलन जो हुआ था, इस एक ही आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था या प्रारंभिक स्थल था वो कौन सा था? ध्यान रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ही आंदोलन का प्रारंभिक स्थल किसको माना जाता है? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था मातृकोंडिया से। मातृकोंडिया कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एक ही आंदोलन का प्रारंभिक स्थल किसे माना जाता है, या एक ही आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मातृकुंडिया को माना जाता है। मातृकुंडिया कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। मातृकुंडिया को क्या कहा जाता है बताइए? मातृकुंडिया को कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। मोतीलाल तेजावत के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है बताइए? इसे कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा, बावजी और मोती बाबा कहा जाता है ना। इनके द्वारा अगर हम बात करें मोतीलाल तेजावत की थोड़ी सी, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा, इधर मैं बात कर लेता हूँ, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक नारा दिया गया था। ये नारा भी बहुत बार पूछा जाता है। बताइए कौन सा नारा दिया गया था? न हकीम न हुकुम, ये नारा दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा नारा दिया गया था।
और मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही एक 21 सूत्री मांग पत्र जारी किया गया था, या 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था मेवाड़ सरकार को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे क्या कहा गया था, मेवाड़ पुकार कहा गया था, मेवाड़ पुकार कहा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपना एक ऑप्शन बच गया शुद्धि आंदोलन। तो बताइए शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें कि शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया था, कि शुद्धि आंदोलन मुख्य रूप से लोग जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे उनके लिए चलाया गया था, है ना। जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था उनको पुनः हिंदू धर्म में एक तरीके से लौटने की प्रेरणा दी थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इसे ही हम कहते हैं शुद्धि आंदोलन, ठीक है। तो इसमें अगर लिखना चाहे तो मैं लिख भी सकता हूँ कि शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन चलाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देने के लिए, ठीक है, प्रेरणा देने हेतु, यानी कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में रिटर्न करने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए 4 ऑप्शन हो गए, हाँ 4 ऑप्शन क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसे आदिवासियों का मसीहा या बावजी कहा जाता है? देखिए बहुत सरल प्रश्न है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। देखिए अब हम सबसे पहले बात कर रहे थे एक एक ऑप्शन की। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है बताइए? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है बताइए? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। दूसरा भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक कहा जाता है जयनारायण व्यास को कहा जाता है मारवाड़ का गांधी। इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी, ठीक है। और मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा या बावजी या मोती बाबा, ठीक है, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। एक गांधी और पूछा जाता है, अगर पहली बात तो आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन अब पूछा जा सकता है। बताइए चंबल का गांधी किसे कहा जाता है? चंबल का गांधी, चंबल का गांधी किसे कहा जाता है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर, अगर पता हो तो बताना है ना। वैसे मैं बता ही देता हूँ, इस चंबल का गांधी कहा जाता है एस.एन. सुब्बा राव को, एस.एन. सुब्बा राव को चंबल का गांधी कहा जाता है, इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। वैसे तो आपको ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, और मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास को कहा जाता है, ठीक है। मोतीलाल तेजावत को देखो लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था। मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? एक तो कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा, और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बावजी, और क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है मोती बाबा, ठीक है। मेवाड़ सरकार ने इसको अरेस्ट करने के लिए 500 रुपये का इनाम भी रखा था, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट।
मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? देखो एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, है ना। इनका जो प्रमुख केंद्र था वो था झाडोल। झाडोल पड़ता है उदयपुर में, है ना, उदयपुर में। और ये कहाँ पर आता था? मेवाड़ रियासत में आता था, मेवाड़ रियासत में आता था। ओके, अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए 1921 में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखो ये भी प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है, ऊपर एक्सप्लेनेशन में आ गया है, जो हमने एक्सप्लेन किया था उसमें। 1921 में एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। इस एक ही आंदोलन को ही कहा जाता है भूमट भील आंदोलन। ध्यान रखना, इसे कहा जाता है भूमट भील आंदोलन, भील आंदोलन, ठीक है, इसी का नाम है ना, भी कहा जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि एक ही आंदोलन को ही भूमट भील आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, ये किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था, ठीक है। मोतीलाल तेजावत की बात हम कर चुके हैं। मोतीलाल तेजावत ने एक नारा दिया था, बताइए कौन सा नारा दिया था? न हकीम और न हुक्म, न हकीम, एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं, न हकीम न हुकुम। और इनके द्वारा अगर हम बात करें, मोतीलाल तेजावत के द्वारा इन्होंने एक 21 सूत्री मांग पत्र भी प्रस्तुत किया था, मांग पत्र भी प्रस्तुत किया था, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है मेवाड़ पुकार। देखो यही प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांशतः, आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। और एक बात, हाँ मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये टेस्ट सीरीज के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं, है ना, वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर इंक्लूड किया है जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और आगे एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। और अगर हम इनका 360 डिग्री एनालिसिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न वहीं से ही बनेगा, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखें। इसके अलावा हमने गुरु गोविंद गिरी की बात कर ली है पूरी, पूंजाधीर जी की बात कर ली है, क्योंकि गुरु गोविंद से के शिष्य कौन थे? पूंजाधीर जी थे, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ पुकार को मेवाड़ सरकार के सामने किसने प्रस्तुत किया था? देखो बहुत सिंपल प्रश्न है, किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है। किसने प्रस्तुत किया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इन ऑप्शंस की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु गोविंद। गुरु गोविंद के बारे में हम जान ही सकते हैं कि इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था बताइए? भगत आंदोलन चलाया था। संत माव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? लसाड़िया आंदोलन चलाया था या लसोड़िया आंदोलन चलाया था? ठीक है, लसोड़िया से मेरे एक याद आ गया, बताइए कि लसोड़िया का पठार, लसोड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? बताना है आपको, ये कमेंट बॉक्स में करना है कि लसोड़िया का पठार किस जिले में स्थित है। क्लियर? या इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत के बारे में हम जान ही चुके हैं कि मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया था? इन्होंने चलाया था एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन, ठीक है। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने कौन सा चलाया था बताइए? शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 9वां प्रश्न। बताइए, ये तो भील आंदोलन के प्रश्न थे, देखो 8 प्रश्न तो भील आंदोलन से संबंधित। अब आएंगे मीणा आंदोलन से संबंधित। अब हम बात करते हैं मीणाओं ने, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? ए ऑप्शन सती प्रथा विरोधक अधिनियम, बी जयराम पेशा अधिनियम, सी बाल विवाह निषेध अधिनियम या डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा जयराम पेशा अधिनियम। जयराम पेशा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1924 में पारित किया गया था।
देखिए वैसे अभी मैं इस पे रिटर्न होऊंगा थोड़ी देर के लिए, इससे पहले मैं इन ऑप्शंस को क्लियर कर देता हूँ। देखिए ऑप्शंस आपको दो तो ऑलरेडी मिल ही चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा विरोधक अधिनियम कब पारित किया गया तो 1829 में। अगर आपसे पूछा जाए बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया तो 1829 में। ठीक है, दोनों 1829 में प्रस्तुत किए गए थे या पारित किए गए थे, तो इन दोनों को अलग से याद रखें। अब हम बात करते हैं हमारे आंदोलन से, मीणा आंदोलन से संबंधित एक अधिनियम की, जिसे हम कहते हैं जयराम पेशा अधिनियम। देखिए एक्चुअल में इसका जो नाम था वो था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया था? 1924 में पारित किया गया था। 1924 में क्यों पारित किया गया था, इसके पीछे की कहानी है। देखिए अगर हम सर्वाधिक मीणा की बात करें तो सर्वाधिक जो मीणा है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। बताइए कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, जब जयपुर में कछवा राजवंश का शासन हुआ, कछवा राजवंश स्थापित हुआ, तो उसके बाद में जो ये मीणा है ये दो भागों में डिवाइड हो गई। मीणा दो भागों में डिवाइड हो गए। एक तो मीणा कौन से बताइए? जमींदार मीणा, और दूसरे मीणा चौकीदार मीणा। चौकीदार मीणा, ठीक है, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा जमींदारी का काम करने लग गई है ना, खेती बाड़ी में चले गए, और चौकीदार मीणा चौकीदारी का काम करने लगे। ठीक है, अब आपने कहावत सुनी होगी चौकीदार ही चोर है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये जो चौकीदारी का काम करते थे शाम को, तो है ना, ये शाम को ही देख आते थे किसका माल किधर है, किसकी भैंस किधर बंध रही है ना, और दूसरे दिन जाते, है ना, मैंने दिन में तो क्या कर लेते, इनको चौकीदारी करते थे, तो दिन में तो ये देख लेते कि किसका कहाँ सिस्टम बैठा हुआ है, उसके बाद में ये रात में जाके इसको चोरी कर लेते थे। तो धीरे धीरे करके ये चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। जैसे ये बात भारत सरकार को पता लगी कि ये ना, ये तो ऐसे तो खतरनाक काम हो जाएगा, जो चौकीदार है वही चोरी कर रहा है, तो फिर बचेगा क्या। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट लागू किया गया था जिसे कहा गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924। ये इतना खतरनाक एक्ट था कि इसको, जो ये मीणा जनजाति है, इस मीणा जनजाति को क्या कर दिया गया था? जयराम पेशा जाति घोषित कर दिया था, या जयराम पेशा कौम घोषित कर दिया गया था। मतलब इसका मतलब क्या होता है समझिए एक बार। इसका मतलब ये होता है कि अगर आसपास जो भी चोरी हुई होगी ना, वो चोरी किसके नाम लगेगी? मीणाओं के नाम लगेगी कि भाई ये चोरी मीणा ने की होगी, क्योंकि चौकीदारी का काम कौन नहीं करते थे? मीणा ही करते थे। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसके तहत क्या होता था, जो 14 साल होता है या 12 साल, इससे अधिक जितने भी, है ना, 12 साल या 14 साल से अधिक के जितने भी मीणा लोग थे, उनको क्या करना पड़ता था? जो नज़दीकी तो थाना पड़ता था, नज़दीक थाना नज़दीकी थाना में क्या करना पड़ता था? इनको अटेंडेंस लगानी पड़ती थी, यानी कि दैनिक हाजिरी लगाना क्या कर दिया गया था? अनिवार्य कर दिया गया था। नज़दीकी थाना में दैनिक हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। एक तरीके से मीणाओं को एक अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था, लेकिन हालांकि ये गलत था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में क्या कहा गया कि जो भी आसपास चोरी होगी वो किसने करी होगी? बोले मीणाओं ने करी है ना, यानी कि इसको एक अपराधी जाति घोषित कर दिया गया, जयराम पेशा कौम घोषित कर दिया था 1924 में। मतलब इसे क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि जितने भी 14 साल से ऊपर के जो मीणा है ना, वो निकटवर्ती अपने नज़दीकी थाना में जाएंगे और डेली अटेंडेंस लगाएंगे। जो अटेंडेंस नहीं लगाएगा उसी को चोर घोषित किया जाएगा, है ना। डेली अटेंडेंस लगाएगा तो पता चलेगा कि हाँ ये तो आदमी भाई ड्यूटी पे है और डेली अटेंडेंस लगा रहा है, इसका मतलब इसने चोरी नहीं की है। अगर जो ड्यूटी पे नहीं मिलेगा, या जो ऐसे कहें कि भाई जो उपस्थित नहीं रहेगा जिस दिन थाने में, तो इसका मतलब वो चोर है। इस प्रकार से, है ना। तो अगर कोई किसी कारणवश अगर रह भी जाता था तो उसको चोर ठहरा दिया जाता था, तो ये तो गलत था एक तरीके से, और इसका मतलब घोर विरोध भी किया गया लोगों के द्वारा, है ना। अब इनकी भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें इसकी, तो इसे कहा गया दादर्शी कानून। दादर्शी कानून, दादर्शी कानून, है ना। दादर्शी कानून कहा गया क्योंकि इसके तहत दैनिक हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया था।
जो भी नज़दीकी थाना होता था डेली की डेली लगाना पड़ता था। अब बताइए एक आदमी काम करेगा या डेली अटेंडेंस लगाएगा, है ना। इसलिए जो मीणा लोग थे वो क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, इसलिए मीणाओं ने जगह जगह पर आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जगह जगह पर क्या कर दिया था, आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में क्या हुआ था बताइए। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय सभा, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था, 1933 में हुआ था। अब हम और जो थोड़े से ऑप्शन हैं इन पे नज़र डाल देते हैं। देखिए, पहला जो ऑप्शन है 1897। 1897 में एक सभा का गठन हुआ था जिसे हम कहते हैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा, क्षेत्रीय महासभा का गठन। अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ, तो हम बताएंगे 1897 में। क्लियर। अच्छा, 1931, अगर हम बात करें 1931 में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1931 में हुआ था जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन। जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन, महासभा का गठन। देखिए, मैंने ऑप्शंस को इस प्रकार से डिजाइन किया है ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है बिल्कुल ही खत्म हो जाए और जितना भी संबंधित प्रश्न है वो सारे एक साथ याद हो जाएं। देखिए, प्रश्न तो क्या ही है, प्रश्न तो यह है कि मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही है क्योंकि मीणा आंदोलन के दौरान ही मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट तो ये है। लेकिन अगर आपसे भविष्य में पूछा जाए कि बताइए अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया गया, तो 1897 में। जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया गया, तो 1931 में। और मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब किया गया, 1933 में। ठीक है, 1952 की जो डेट है ये भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि 1952 में क्या किया गया था, 1952 में ये जो आपका जो कानून आया था जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इस एक्ट को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आपका दादरसी कानून था, इस दादरसी कानून को 1946 में समाप्त किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना है। नोट लगा के मैं लिखवा देता हूँ यहाँ आपको कि दादरसी जो कानून है, दादरसी कानून, इस दादरसी कानून को 1946 में समाप्त किया था, समाप्त किया गया था। अब इनमें अंतर क्या है, देखो कई बार हम इन दोनों को एक मान लेते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये था कि इस एक्ट के तहत जो भी मीणा जाति थी उसको एक जयराम पेशा कौम घोषित कर दिया गया, एक अपराधी घोषित कर दिया गया था। यानी कि अगर आसपास में जो भी अपराध होंगे वो कौन ही करेगा, मीणा ही करेंगे, ऐसा कह दिया गया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत। तो ठीक है, इसके लिए एक कानून बनाया था जिसे हम कहते हैं दादरसी कानून। इस दादरसी कानून की अगर हम बात करें तो इस दादरसी कानून के तहत ही क्या किया गया था कि जो मीणा थे, इन मीणाओं की हाजिरी को अनिवार्य किया गया था, हाजिरी को अनिवार्य किया गया था। कि ऐसा कहा गया था कि भाई है ना, कैसे पता चले कि भाई मीणाओं ने है ना ये चोरी की है। तो इसके लिए क्या किया गया था कि ऐसा कानून बना दिया गया था कि जो भी मीणा होंगे उन सभी को नज़दीकी थाना में हाजिरी देनी पड़ेगी। अगर हाजिरी नहीं दी तो उसी को चोर ठहराया जाएगा। तो इस प्रकार का जो कानून है वो दादरसी कानून कहलाएगा। दादरसी कानून तो 1946 में क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को जो समाप्त किया गया था वो 1952 में समाप्त किया गया था। ठीक है ना, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे जो जनजातीय आंदोलन है वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।